नमस्कार, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। केंद्र की तरफ से जल्द ही केंद्रीय बजट आने वाला है और इसको लेकर जम्मू कश्मीर में खासकर जो डिफरेंट सेक्टर्स हैं उनकी कितनी आशाएं जुड़ चुकी हैं। और खासकर अगर हम एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर्स की अगर बात करें, जम्मू कश्मीर में हम सब जानते हैं कि आबादी का एक बेशतर हिस्सा कृषि और कृषि रिलेटेड उत्पादों से, प्रोडक्शन से जुड़ा हुआ है। और ऐसे में जो केंद्रीय बजट है, क्योंकि एक केंद्र शासित प्रदेश में हम रह रहे हैं, ऐसे में आशाएं काफ़ी इस केंद्रीय बजट से है। और इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ जुड़ चुके हैं श्री तेजिंदर सिंह वजीर जी, जो मेंबर हैं जे.एंड.के किसान एडवाइजरी बोर्ड के, इसके अलावा प्रेसिडेंट हैं जे.एंड.के किसान काउंसिल के। वजीर साहब, स्वागत है आपका। तेजिंदर जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर के हवाले से अगर बात करें तो क्या कहेंगे, क्योंकि इसी महीने वित्त मंत्री बजट पेश करने जा रही हैं। कितनी एक्सपेक्टेशंस इस बजट से खासकर जम्मू कश्मीर के किसानों से है, और आप भी एक प्रोग्रेसिव किसान हैं? देखिए सूरी साहब, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने अपनी हिमालयन मेल की तरफ से मेरे को यहाँ बुलाया है। देखिए, आशा हर किसी बंदे को आशा होती है, और जो इस बार का बजट है, सरकार नहीं बनी है, लोगों की नई आशाएं हैं, और जो कमिटमेंट्स हर मेंबर पार्लियामेंट ने अपने अपने मैनिफेस्टो में लोगों से करी है, वो चाहे अपोजिशन का हो, चाहे वो रूरल गवर्नमेंट का हो, सबको अपने अपने इलाकों में आशाएं हैं, बंधी हुई हैं। और जो किसान है वो तो हमेशा आशावान रहता है कि भाई कुछ ऐसा हो कि उसकी तकदीर बदल सके। तो उसके बारे में लोग बड़े ऑप्टिमिस्ट हैं। लोग बड़े, हमें भी गाँव में जब लोग जाते हैं कि वो पूछते हैं कि भाई ये बजट आपका पेश होने वाला है, क्या आपकी एक्सपेक्टेशंस है। हमें भी आज कॉल आई है कि 12 तारीख को एक हाई लेवल प्री बजट डिस्कशंस होने वाली है, जो हमारे माननीय एलजी साहब की सदारत में, और जो हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब हैं अटल डुल्लू जी, वो भी एक ले रहे हैं कि हमसे पूछ रहे हैं कि भाई आपकी क्या क्या आशाएं हैं। देखिए, बजट के बारे में मैं बताना चाहूँगा कि पिछले 2-3 साल से आपने भी देखा है, और मीडिया बड़ा हमारा साथी रहा है, साक्षी रहा है, कि भाई गवर्नमेंट की जो अटेंशन है वो एग्रीकल्चर बजट की तरफ है। एग्रीकल्चर ही एक ऐसा सेक्टर है कि कोरोना काल के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी देखा और स्टेट गवर्नमेंट ने देखा और यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने भी ये महसूस किया कि भाई अगर हमारे पास कोई विकल्प है इम्प्लीमेंट देने के लिए, जो सस्टेनेबल विकल्प है वो एग्रीकल्चर है। तो उसकी तरफ लोगों का फोकस है, सरकार का फोकस है। और मैं समझता हूँ कि जिस तरह जो प्रिलिमिनरी बजट पेश हुआ था उसमें सरकार ने 1300 करोड़ रुपए इसमें अलॉट किए थे। तो हम चाहेंगे कि ये बजट बढ़े, इसका जो बढ़े और किसानों के लिए अच्छे एवेन्यू अवेलेबल हों। तेजिंदर जी, एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा, जिस तरह आपने कहा कि बजट से काफ़ी आशा है। एक इंटरिम बजट पहले सरकार ने पेश किया था, अब सरकार दोबारा सत्ता में आने के बाद अब इस फुल फ्लेज बजट पेश करने जा रही है। ऐसे में जम्मू कश्मीर के सिनारियो की अगर बात करें तो प्रयास केंद्र शासित जम्मू कश्मीर प्रदेश में केंद्र का भी यही रहा है कि एक हॉलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम यहाँ पर लाया जाए। कितना प्रभाव उसके आने से जम्मू कश्मीर में खासकर बागवान फार्मर्स एलाइड एग्रीकल्चर सेक्टर नज़र आ रहा है? देखिए, मैं समझता हूँ कि एक नई शुरुआत हुई है, एक नया सवेरा आया है इससे। चाहे हम एग्रीकल्चर की बात करें, पहले अगर हमारे कृषि अधिकारी गांव में जाते थे, वो कहते थे किसानों को आप ये काम करो, ऐसे करो, लेकिन किसान उनसे पूछता था कि मैं कैसे करूँ जी, मेरे को आप इसमें क्या मदद करोगे। तो उसमें देखिए स्टार्टिंग से ही मदद स्टार्ट हो गई है। सबसे पहले हमारे एग्रीकल्चर को डिजिटलाइज किया गया। ये हमारी बड़ी बिना मांग होती थी कि एग्रीकल्चर में सिफारिशीकरण ख़त्म करना चाहिए, कि अगर कोई बंदा रसूखदार है उसको सब्सिडी जल्दी मिलती थी, जिसका रसूख नहीं है चाहे वो जितना भी प्रगतिशील हो उसको सब्सिडी नहीं मिलती थी। उसके लिए सरकार ने इसको डिजिटलाइज किया कि जो भी हमारा किसान है, कोई इसको सब्सिडी लेनी है, उसको सबसे पहले पंजीकरण ही कराना पड़ेगा डिजिटली। वेबसाइट बन गई, पोर्टल बन गए, वेब पोर्टल का सहारा लिया गया, और डिजिटल होने के कारण मैं समझता हूँ कि उससे किसानों के लिए एक नए विकल्प शुरू हुए, कि किसानों को लगता है कि अगर मैंने भी एप्लीकेशन लगाई है तो मेरी एप्लीकेशन ट्रैक हो सकती है। पहले हम पता करते थे कि जनाब मैंने एप्लीकेशन लगाई है, वो फाइल हमारी रहती थी एसडीओ ऑफिस में, रसूखदार बंदा आता रहा, डायरेक्टर की सिफारिश लगा के ट्रैक्टर लेके चला जाता था, या कई बार मंत्रियों की सिफारिश आ जाती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं रहा। हमारे जो सरकार ने इसको डिजिटलाइज कर दिया है, छोटी से छोटी चीज़ से लेके बड़ी से बड़ी चीज़ तक। आप ये मान के आपको हैरानगी होगी कि 25-25 लाख रुपया भी सब्सिडी हमारे किसानों को मिल रही है।
और 3,000 से लेके 25,000 तक के सब्सिडी के प्रावधान इसमें रखे गए हैं। 29 सेक्टर को देखा गया है, कहाँ कहाँ पे हमारी वीकनेस थी। वैसे तो हमारी सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम्स होती थी, लेकिन उन स्कीम में कहीं ना कहीं लैक रहता था। उन सब स्कीम्स को लैक इन्होंने ख़त्म किया, और स्कीम में लैक ख़त्म करने के बाद हर एक सेक्टर की तरफ थोड़ा थोड़ा इन्होंने ध्यान दिया, और पब्लिक सेक्टर में भी पैसे रखे, प्राइवेट सेक्टर में भी पैसे रखे। और मैं समझता हूँ कि इससे आने वाले कुछ सालों में हमें लगता है कि एग्रीकल्चर क्षेत्र में बदलाव आएगा। एक चीज़ स्पष्ट तौर पे जानना चाहता हूँ, क्योंकि पिछले कई सालों से आप ज़मीन से जुड़े हुए हैं, किसानों के साथ जुड़े हुए हैं, किसानों के प्रेरणा स्रोत भी रहे हैं। जम्मू संभाग की अगर बात करें, जो यहाँ पर यूएसपी थी, कहीं एग्रीकल्चर प्रोडक्शंस का जियो टैगिंग भी करवाई गई है, क्या उसे बदलाव आ पाएगा? और जो यहाँ के जैसे बासमती की अगर बात करें, अनारदाना की अगर बात करें, गुची मशरूम की अगर बात करें, तो इससे एक गेम चेंजर परिवर्तन एग्रीकल्चर में आ सकता है। सूरी साहब, आपने बासमती को ना बड़ा एक हमारे दिल की बात की है। मैं समझता हूँ कि जम्मू संभाग में किसी न किसी तरीके से ना ये जो HADP पॉलिसी बनी ना, इसमें बासमती को थोड़ा टच नहीं किया गया। हमारी बड़ी ब्रीना मांग रही है कि जो बासमती एक्सपोर्ट डेवलपमेंट सेंटर का मोदीपुरम में है, उसका एक सेंटर हमारे आरएसपुरा में खुलना चाहिए। जम्मू संभाग में कहीं भी खुले, आपको पता है कठुआ से लेके अखनूर तक बासमती लगती है, ताकि हमारे किसानों को दिक्कत होती है कि जो एक्सपोर्टर है, कि भाई एक्सपोर्टर को आज की डेट में प्रमाणित चाहिए। बासमती एक्सपोर्ट डेवलपमेंट बीज से लेके, टेक्नोलॉजी से लेके, आपका पंजीकरण से लेके, आपके उसको ये देखना कि पेस्टिसाइड रेसिड्यूल कितना है, वो सारा का सारा काम यहाँ पे हमारे डोर स्टेप पे हो जाए। ठीक है कि बासमती में पिछले 2-3 सालों में कुछ 2-3 वैरायटियाँ निकली हैं, लेकिन उन वैरायटियों का हमें मार्केट में बड़ी दिक्कत आ रही है। 370 के मुकाबले प्रोडक्शन में तो अच्छी हैं, लेकिन कुछ वैरायटियाँ इतनी छोटी हैं कि उन वैरायटियों के कारण 118 नंबर वैरायटी है एक, जो हमारी 15-20 दिन पहले पक जाती है, तो अच्छी वैरायटी, लेकिन उसमें हमें स्ट्रॉ नहीं मिलता, पराली नहीं मिलती है। क्योंकि देखना है कि हमारे जहाँ पे हमारा जो एग्रीकल्चर है वो एनिमल हस्बेंड्री से भी लिंक है, कि अगर एग्रीकल्चर को सपोर्ट मिल रही है लेकिन उस किसान को पराली उसमें कम मिल रही है, हमें ये भी देखने की ज़रूरत है। उसके साथ साथ हम ये चाहेंगे कि जिस तरह से एप्पल को ज़्यादा प्रमोट किया गया इस स्कीम में, अच्छी बात है, एप्पल को प्रमोट किया गया, जम्मू क्षेत्र के ठंडे एरिया में एप्पल लगेगा, हाई डेंसिटी एप्पल लगेगा, लेकिन बासमती के लिए बड़ा एरिया, बड़ा लार्जर जंक है, 30,000 हेक्टेयर में बासमती हमारी जम्मू की लगती है, उसका कोई प्राविधान इसमें हमें देखने को नहीं मिला। इन 29 प्रोजेक्ट्स में मैं आपके माध्यम से सरकार के आगे अपील करूंगा कि उसकी तरफ भी देखा जाए बासमती को, क्योंकि देखिए जो हमारे किसान हैं उनकी टोपोग्राफी ऐसी है, जो हमारा आरसपुरा का एरिया है, सांबा का नीचे वाला एरिया है, कठुआ के कुछ एरिया जो लो लाइन एरिया हैं, उनमें बासमती के अलावा और कोई फसल नहीं लग सकती, तो हमें उसकी तरफ ज़रा ध्यान देने की ज़रूरत है। इसके साथ साथ जो आज की कड़वी सच्चाई है कि आज किसान का बेटा किसान नहीं बनना चाहता, तो क्या आज केंद्र सरकार की भी कहीं जैसे सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम्स की अगर बात करें वो भी चलाई जा रही हैं कि एग्रीकल्चर को लिक्विडेटिव और इजी बनाया जाए, मैकेनाइजेशन के माध्यम से कहीं ना कहीं इसको सरल बनाया जाए, क्या कहेंगे, इस चुनौती को किस तरह पार किया जा सकता है? देखिए आप ये बात कहते हैं, लेकिन मैं आपको ना बता सकता हूँ कि भाई जो आज की डेट में समझदार किसान है, क्योंकि पहले ये होता था कि हमारा एक सिस्टम होता था कि हमें लगता था कि भाई हमें नौकरी मिल जाएगी, मैं अपने बच्चे को BA कराऊँ, फिर MA कराऊँ, फिर PhD कराऊँ, लेकिन आज हमने देखा कि नौकरी नहीं मिल रही। और आपको पता है कि हमारी अप्रोच बड़ी रूरल बेस रहती है, हम देख रहे हैं गांव में भी लोग ना हट के आ रहे हैं, काम कर रहे हैं। कुछ आपको मैं बताऊं बड़ा इंटरेस्टिंग है कि लोग दुबई से वापस आ गए यहाँ पर डेयरी फार्मिंग करने के लिए। आपको भी कभी ले चलेंगे, उसको कवर कराएंगे। और डेयरी का खित्ता इतना अच्छा खित्ता बन रहा है कि लोगों को अच्छी इनकम इसमें मिल रही है, स्कोप तो है ही है, दूध सारे पीते हैं, हमारे यहाँ पे लाखों टन दूध की डेली डिमांड है। तो जो दूध बाहर से पैदा होता है, सरकार ने थोड़ा सा उसमें कंसंट्रेट किया, इसमें जिस तरह कुछ पॉलिसीज़ लाई, IDD पॉलिसी लाई, फार्मर को सपोर्ट की, 50% सब्सिडी दी, राइट फ्रॉम प्रोडक्शन टू प्रोसेसिंग, सब चीज़ों में इसको गवर्नमेंट ने सब्सिडाइज़ किया, तो लोगों का भी इंटरेस्ट इसमें बन गया। लेकिन एक बड़ी प्रॉब्लम इसमें होगी, बजट में बड़ा इंपॉर्टेंट है ये पार्ट, कि भाई हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ पे ना इतने बड़े पंगे करने से अलावा हमें इंटरेस्ट सबमिशन दिया जाए। 4 लोग अगर अच्छा काम करते हैं ना जी, उसमें 2-3 लोग ब्लैक शीप्स भी आ जाते हैं, उनको कम करने के लिए हमारी सरकार
एक नई पॉलिसी बनाए कि इंटरेस्ट सबमिशन ऑन एग्रीकल्चर बनाए कि भाई मैं एक एंटरप्रेन्योर हूँ, मैं जाऊँगा बैंक से लोन लूँगा, मैं आधा इंटरेस्ट अपना खुद पे करूँगा, आधा इंटरेस्ट हमारी सरकार पे करे, बजाय कि हम प्रोडक्ट्स में सब्सिडी दें, हम सब्सिडी इंटरेस्ट सबमिशन में दे दें। एक तो अकाउंटेबिलिटी प्रॉपर होगी, गवर्नमेंट को कम काम करना पड़ेगा, और मैं समझता हूँ उससे बड़ा अच्छा रहेगा कि भाई अगर हम बाकी सेक्टर में इंटरेस्ट सबमिशन दे रहे हैं, हमें एग्रीकल्चर में भी इंटरेस्ट सबमिशन छोटे लेवल पे करना चाहिए। अगर हम 3 करोड़ रुपया सब्सिडी के लिए इंटरेस्ट सबमिशन दे रहे हैं, बजाय हम ये कहें कि भाई कोई भी एंटरप्रेन्योर अगर 20 से 25 लाख रुपए लोन लेता है, हम उसका वो प्रिंसिपल पे करें और 50% हम उसको पे करेंगे, सब इंटरेस्ट सबमिशन पे करेंगे, तो मैं समझता हूँ कि लोगों को और अच्छा आ जाएगा। दूसरा सूरी साहब, इस बजट में ना मैं बड़ा बताऊँगा कि स्किल का लैक है। लोग तो काम करना चाहते हैं कि भाई पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप आ जाए स्किल डेवलपमेंट के लिए, और अंडर CSR कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड, चाहे वो फर्टिलाइज़र वाले लोग हैं, जितने भी लोग हमें इनपुट देते हैं, चाहे वो केमिकल वाले लोग हैं, चाहे वो एनिमल हस्बेंड्री के लोग हैं, चाहे वो फीड वाले मैन्युफैक्चरर हैं, चाहे कोई भी हैं, उनके लिए मैंडेटरी होना चाहिए कि आप वो इंटरेस्ट सबमिशन का पैसा देते हैं NGO को, पैसा खुर्द-बुर्द हो जाता है कि भाई वो स्किल डेवलपमेंट सेंटर बनाएं। अगर महिंद्रा कंपनी ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरर है, अगर ट्रैक्टर ठीक करने के लिए स्किल डेवलपमेंट वो बनाएगी ना, तो मैं समझता हूँ कि उनको पे बैक भी अच्छा होगा, और जो हमारे लोग जॉब के लिए भटकते हैं उनको नहीं भटकना पड़ेगा। क्योंकि अगर हम अपने बच्चे को ITI में यहाँ पे कराते हैं ट्रैक्टर की मैन्युफैक्चरिंग, वो कल कहता है जी मैं जॉब कहाँ लगूंगा। देखिए डे बाई डे जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है बढ़ता जा रहा है, मैकेनाइजेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर हम अभी एक हमारे यहाँ पे ना इटली से मशीन इम्पोर्ट होके आई है जो ऑटोमेटिक राइस प्लांटिंग कर रही है, लेकिन मशीन तो लाई फार्मर ने, लेकिन अब वो डर रहा है कि भाई कि मैं ठीक कैसे कराऊंगा। तो मैं समझता हूँ कि उन्हीं लोगों को, देखिए जिस तरह से वही लोग अगर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में टारगेटेड स्किल डेवलपमेंट का काम करें, गवर्नमेंट CSR में उनको बाइंड करे, तो मैं समझता हूँ उससे और ज़्यादा एवेन्यूज़ एम्प्लॉयमेंट के डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तैयार होंगे और हमें अच्छा रहेगा इसमें। तेजिंदर जी, चलते चलते एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा, क्या आज समय की ये मांग है कि कहीं ना कहीं नए इनोवेशंस एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर में भी देखने को मिले, ताकि ना केवल जो ट्रेडिशनल फार्मिंग है उसके साथ साथ जो इनोवेशंस हैं, कैश क्रॉप्स हैं, एक्जोटिक फार्मिंग है, उसके ज़रिए जो किसान हैं वो ज़्यादा फ़ायदा कमा सकें। देखिए आज की डेट ना बड़ा डिजिटलाइज हो गया है, और जो आपका ये सोशल मीडिया है इसका बड़ा रोल हो गया है। पहले कहते थे हम फार्मर को ये सीड लेना, वो कहता नहीं जी उसको तो पता होता है क्या सीड लेना है, क्योंकि अगर ये मोबाइल अच्छा काम भी कर रहा है, अगर आज आप एक इन्फॉर्मेटिव प्रोग्राम कर रहे हैं, लेकिन देखिए मंजिलें वही छूते हैं जिनके पर होते हैं। अगर आप सोचें कि आज की डेट में आप इतने कॉन्फिडेंस से एग्रीकल्चर के बारे में बात कर रहे हैं, तो आपने पिछले 20 साल खेतों में लगाए हैं, आप भी कैमरा लेके गांव-गांव घूमे हैं, आपको पूरा टोपोग्राफी का पता है। देखिए जहाँ पे हौसले होते हैं वहाँ मंजिलें भी हो जाती हैं। लेकिन मैं ये बोलूँ, ये ना एक अपोजिशन का नारा होता है कि भाई किसान का बेटा किसान नहीं बनना चाहता। आज हम कहें किसी कैमरामैन का बेटा कैमरामैन नहीं बनना चाहता, आज कैमरा के लिए बड़ी बड़ी लैब्स खोल दी हैं। तो मैं समझता हूँ 10-10 करोड़ रुपये भी एक इवेंट के लेते हैं इवेंट वाले। तो उसमें क्या है कि भाई उसमें हमें ये सोचना पड़ेगा कि देखना पड़ेगा कि हमारा लक्ष्य क्या है। आज हम किसी से बात कर रहे थे कि वो बोलता रही मैं तो पोमोलॉजी इन एग्रीकल्चर करने जा रहा हूँ। तो मतलब एवेन्यूज़ बड़े खुल गए हैं, काम करने की हिम्मत की ज़रूरत है। उसके पास जो फार्मर है, अगर उसके पास ज़मीन है, उसका बेटा काम करने लायक है, काम कर सकता है, उसका हौसला है, सरकार भी पैसा दे रही है, लेकिन स्किल नहीं है। जो मेन हमारा लैक हम कर रहे हैं, नो नहीं है। देखिए कभी ना कभी क्या होता है, गवर्नमेंट का बंदा जो है ना वो प्राइवेट इंटरप्राइज नहीं बना सकता। प्राइवेट इंटरप्राइज का की बात जो प्राइवेट एंटरप्रेन्योर ही समझा सकता है उसको, ठीक है ना जी। तो वो अगर प्राइवेट बंदा समझाएगा तो उसको ज़रा अच्छा समझ आएगा, काम अच्छी तरह से होगा। हमारे यहाँ पे हॉर्टिकल्चर, फ्लोरिकल्चर, उसके अलावा एनिमल हस्बेंड्री, शीप हस्बेंड्री, बहुत सारा मीट हमारी स्टेट में आता था बाहर से, लेकिन अब लोगों ने शुरू किया। पहले एक कम्युनिटी काम करती थी, लेकिन अब सब लोग काम कर रहे हैं। गांव-गांव में अगर आप जाएं तो लोगों को भी पता लग गया कि नहीं यार, अगर दूध मेरा अच्छा नहीं होगा तो मेरा बच्चा बीमार होगा। आपका अर्बन फार्मिंग हम करने लगे हैं सब लोग। दोबारा से एक ट्रेंड आया कि लोग चाह रहे हैं कि भाई हम अपने घरों में खेती बाड़ी करें। मशरूम का कल्चर, मशरूम भी बड़ी सरकार ने प्रमोट कराने चाहिए। लेकिन देखिए एग्रीकल्चर ना इतना
आसान भी नहीं है कि हम सोचें कि भाई मैंने आज फसल लगा दी, हो सकता है कि आपकी फसल 50 रुपये किलो बिके, हो सकता है कि आपकी फसल 5 रुपये किलो बिके। जम्मू में एक क्षेत्र है पंडोरियाँ, वहाँ सबसे ज़्यादा फूल गोभी लगती है। तो मैं कल उनसे बात कर रहा था, उन लोगों से पूछा मैंने कि भाई कैसा रहता है। वो कहता है जी हम पूरा साल गोभी लगाते हैं, इंटरप्राइज करते हैं, अगस्त में लगाते हैं, हम अक्टूबर में लगाते हैं, हम दिसंबर में लगाते हैं, हम फरवरी में लगाते हैं। लेकिन चारों बार में से एक बार भी अच्छा रेट मिल जाए ना तो हमारे सारे खर्चे पूरे हो जाते हैं। लेकिन वो डेली अपनी रूटीन में काम करते रहते हैं। इस तरह एग्रीकल्चर में है, जो नए लोग आ रहे हैं मैं उनसे भी कहूँगा कि वो अपना हौसला ना हारें, चलें। जब चलेंगे वो तो मंजिल अपने आप आ ही जाएगी। सबसे महत्वपूर्ण बात आपकी मोटिवेटेड शब्द की, चलते रहे मंजिल अपने आप आएगी और अपने पाँव पर अपने उस पर आपको विश्वास करना होगा। ये थे तेजिंदर सिंह वजीर, जो मेंबर हैं जे&के किसान एडवाइजरी बोर्ड के और प्रेसिडेंट हैं जे&के किसान काउंसिल के। महत्वपूर्ण जानकारी खासकर आने वाले बजट को लेकर क्या आशाएं खासकर एग्रीकल्चर सेक्टर से जुड़े लोगों की है, और उसके साथ साथ किस प्रकार इनोवेटिव तरीके से अगर हम आगे बढ़े, एग्रीकल्चर सेक्टर में लोग आगे बढ़े तो फ़ायदा निश्चित तौर पर है। लेकिन जो चुनौतियाँ हैं, स्किल डेवलपमेंट की यहाँ पर दिलाना डिमांड है, उसको पूरा करने की आवश्यकता है। तब जाकर जम्मू कश्मीर में जो किसान है खासकर जम्मू संभाग में सम्मान के साथ बढ़ते रहे हैं, लेकिन और भी उनके कदम तेजी से बढ़ पाएंगे। तेजिंदर जी, आप हमारे साथ इस संघ में आए, महत्वपूर्ण जानकारी आपने शेयर की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।